अब सब स्वतंत्र हैं, कोई बंधे हुए तो किसी पार्टी से नहीं है। तरह तरह की अफवाहें उड़े, पर अब शुरुआत हो गई है। कांग्रेस पार्टी जैसे हमेशा चुनाव की तैयारी करती है, वैसे ही इस दफे भी करेगी। पूर्व अब सीएम सब कमलनाथ स्वतंत्र के हैं, इन दो कोई बयानों के बंधे हुए तो बीच किसी 2 दिन पार्टी का से नहीं अंतर है। है। लेकिन इन 2 दिनों में एमपी की सियासत में बहुत कुछ घट गया। छिंदवाड़ा को लेकर कयासों का बाजार गर्म हुआ, तरह तरह की अटकलें लगाई गई। बीजेपी ने भी कहा कि छिंदवाड़ा में कुछ बड़ा घटने वाला है और कांग्रेस के सिपाही के तौर पर 50 साल गुजार चुके कमलनाथ के बारे में कुछ ऐसे सवाल पूछे जाने लगे जिन्होंने उन्हें असहज तो किया ही होगा। शायद इसलिए उन्होंने खुद सामने आकर अपनी स्थिति स्पष्ट की। पार्टी ने अगले लोकसभा के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। तरह तरह की अफवाहें उड़े, पर अब शुरुआत हो गई है। कांग्रेस पार्टी जैसे हमेशा चुनाव की तैयारी करती है, वैसे ही इस दफे भी करेगी। और नकुलनाथ जी जैसी एआईसीसी घोषित करती है, तो नकुलनाथ जी यहाँ से लोकसभा के उम्मीदवार होंगे। सूबे की 29 में से 29 सीटें जीतने के अभियान पर निकली बीजेपी के लिए छिंदवाड़ा ही एक चुनौती है। लिहाजा कहा जा रहा है कि छिंदवाड़ा में एक मेंटल गेम चल रहा है, जिसके तहत बीजेपी ने कहना शुरू किया था कि नकुलनाथ छिंदवाड़ा से कांग्रेस के सांसद नहीं रहेंगे। हालांकि नकुलनाथ ने ऐलान कर दिया है कि वो ही छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे। तो ये जो अफवाहें चल रही है कि कमलनाथ जी चुनाव लड़ेंगे या नकुलनाथ जी लड़ेंगे, ये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। कमलनाथ जी नहीं लड़ेंगे, मैं लड़ूंगा। लेकिन कमलनाथ जी का पूरा सहयोग रहेगा, पूरा सपोर्ट रहेगा और पूरा मार्गदर्शन रहेगा। इधर छिंदवाड़ा में चल रहे इस सियासी खेल के केंद्र में बीजेपी को माना जा रहा है, लेकिन पार्टी को लगता है कि इस बार छिंदवाड़ा को उसकी झोली में आने से कोई नहीं रोक सकता। पार्टी जिसको टिकट देगी वो जीतेगा। हमारे यहाँ व्यक्ति नहीं जीतता, हमारे यहाँ कमल का फूल जीतता, हमारे यहाँ विचारधारा जीतती है। हमारे यहाँ आज आपने राय शुमारी की तो क्या लगा? भाई कुछ बातें ऐसी है जो मीडिया को बताने की होती है, कुछ बातें ऐसी होती है जो समय आने पे मीडिया को बताएंगे। हम तो लेंगे ही नहीं, हमारे दरवाजे तो उनके लिए बंद है बिल्कुल। और हम क्यों लेंगे भाई? आदमी बाजार में जाएगा तो ताजा फल तोड़ेगा कि बासी फल? यदि वो आना चाहे तो दरवाजे बंद है। 2023 में कमलनाथ के प्रभाव वाले छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट और मंडला में कांग्रेस अपनी साख बचाने में कुछ हद तक कामयाब रही है और कहा जा सकता है कि कमलनाथ और नकुलनाथ ने तमाम अटकलों को विराम लगाने की कोशिश भी की है। लेकिन सियासत में कहने और सुनने भर से विराम नहीं लगता है और कहा यही जा रहा है कि छिंदवाड़ा में अभी पिक्चर बाकी है। चलिए, तो आज का मुद्दा में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इससे पहले कि हम आज का मुद्दा शुरू करें, एक नज़र डाल लेते हैं उन सवालों पर जिन सवालों के इर्द गिर्द हमारी कोशिश होगी कि ये बातचीत रहे। नंबर 1, क्या छिंदवाड़ा को लेकर चल रही अटकलें बीजेपी के मेंटल गेम का हिस्सा हैं? पहला बड़ा सवाल। क्या कमलनाथ के बयानों में कुछ और भी कहानी छिपी हुई है, क्योंकि पिक्चर बाकी है? और तीसरा और अंतिम सवाल, क्या कमलनाथ के प्रभाव वाले इलाके में बीजेपी बड़ी सेंध लगाने की जुगत में है? तो ये वो सवाल हैं जिनके इर्द गिर्द ये बातचीत रहेगी। और जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। मेरे साथ हैं स्टूडियो में डॉक्टर हितेश वाजपेयी, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, नागरिक आपूर्ति निगम के पूर्व चेयरपर्सन हैं। बहुत स्वागत कर रहा हूँ डॉक्टर साहब। हमारे साथ हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर पॉलिटिकल अफेयर्स मनोज सैनी, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। फिरोज सिद्दीकी साहब नुमाइंदगी करेंगे कांग्रेस की, उनका मैं बहुत इस्तकबाल करता हूं। जय नागड़ा जी, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ रहेंगे, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं। जय जी, राजनीति उत्तर भारत, बॉलीवुड या दक्षिण भारत की फिल्मों से कई बार बहुत अलहदा नहीं दिखती है। ऐसा लगता है कि फिजाओं में संवाद गूंज रहे हैं। कैसे नहीं आएंगे वो, उनको आना होगा, हम लेकर आएंगे। इस दुनिया में हर शख्स की कीमत है, वो कीमत चुकाइए और उसे लेकर आइए। बहरहाल ये राजनीति है, राजनीति में किसी भी चीज़ के लिए मनाही नहीं है, ना नहीं है। और जब ये कह रही थी भारतीय जनता पार्टी
कि नकुल नाथ कांग्रेस के सांसद नहीं होंगे, तो कान खड़े करके हम लोग भी सुन रहे थे कि व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है। आप अभी की कहानी को छिंदवाड़ा की कैसे देख रहे हैं? अब जी, जैसा भी ये बीच में लगातार ये चीजें आई कि कांग्रेस इस समय युवा प्रत्याशियों को मैदान में उतारेगी, और अभी एक बड़ी बैठक भी भोपाल में हुई और ये निर्णय हुआ कि कांग्रेस इस समय एक युवाओं को मौका दे रही है। तो निश्चित रूप से नकुल नाथ उसी कैटेगरी में फिट होते हैं। और जो लग रहा है कि देखिए, प्रदेश में बीजेपी का पूरा जोर उस 29वीं सीट पर ही है, छिंदवाड़ा पर। तो कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती यही है कि उस गढ़ को बचा ले और दूसरी सीटों पर हार का अंतर कितना कम कर ले, ये उसके सामने बड़ा चैलेंज है। इसमें कोई दो राय नहीं कि इस समय कांग्रेस बड़े संक्रमण काल से गुजर रही है, बड़ी कठिन स्थितियों से गुजर रही है। तो इसलिए उसके सामने एक एक अपनी सीट को बचाना पहली बड़ी चुनौती है, और दूसरी सीटों पर और ये चीजें लगातार आ रही हैं कि कांग्रेस के बड़े दिग्गज जो हैं वो चुनाव से अपने आप को दूर कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में युवाओं के पर ही आपको जाना पड़ेगा, मुझे लगता है। और कांग्रेस उसी रणनीति के साथ, और युवाओं को ये उम्मीद है कि भले इस चुनाव में वो न जय जी, क्या आपको ये भी लेकिन लगता है आगे कि वो रीजन छिंदवाड़ा, बालाघाट, सिवनी, मंडला की बात करें तो वहां पर कांग्रेस का एक अच्छा होल्ड रहा है 2023 के विधानसभा चुनाव में, तो कमलनाथ जी और नकुल नाथ जी नहीं, लेकिन क्या वहां विधायकों का एक दल, क्योंकि बीजेपी सरप्राइज एलिमेंट की तैयारी कर रही है लोकसभा चुनाव में, जैसा उसने झारखंड में दिया, महाराष्ट्र में भी तैयारी चल रही है, बिहार में हो ही चुका है, मध्य प्रदेश बचा हुआ है, लेकिन चर्चाएं हैं कि मध्य प्रदेश में भी एक बड़ा सरप्राइज एलिमेंट तैयार है। जी हेलो, हाँ, जय जी तक आवाज नहीं पहुंची। मनोज, यही सवाल मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। जी देखिए शरद जी, निश्चित रूप से सरप्राइज एलिमेंट तो दिखाई देगा, और पिक्चर अभी बाकी, जो हमारा टाइटल है, निश्चित रूप से मैं तो यही कहूंगा, जो मेरे पास जानकारी, पिक्चर अभी बाकी है, पिक्चर दोनों तरफ से बाकी है। कांग्रेस भी कुछ ऐसी बातें करने जा रही है जिसकी तरफ आश्चर्य भी होगा, दर्शकों को बताना चाहूंगा। जो मेरे पास खबर है कि राजगढ़ से कोई नया प्रत्याशी यानी जयवर्धन सिंह भी दिखाई दे तो बड़ी बात नहीं होगी, उसके पीछे दिग्विजय सिंह लॉबिंग कर रहे हैं। दूसरी बात, हम ये देख रहे हैं कि नकुल नाथ या कमलनाथ के बीच में जो बयान सामने आए, तमाम तरह की चीजें दिखाई दी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, अभी आप कैलाश विजयवर्गीय के बयान को भी सुनेंगे तो उन्होंने ये कहा कि उनके लिए दरवाजे बंद है, पर फल कौन सा, नया या पुराना, तो नया फल कौन सा है, ये भी बहुत सारे इशारे करते हैं। और उन्होंने कहा भी कुछ बात कहने की, लेकिन 11 तारीख को प्रधानमंत्री झाबुआ आ रहे हैं, उसके बाद कुछ नई चीजें, जिसकी तरफ आप भी इशारा कर रहे थे, कुछ विधायक भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ते हुए नजर आएंगे, जो मेरे पास खबरें हैं। और उसमें कौन होगा, तो मुझे लगता है महाकौशल से इसकी संख्या ज्यादा हो सकती है। जी, चलिए मैं डॉक्टर हितेश वाजपेयी की तरफ आता हूं। डॉक्टर साहब, कितना मट्ठा डलेगा कांग्रेस की जड़ों में बीजेपी की तरफ से? देखिए, एक तो आपके इस कार्यक्रम के पहले पूछे गए तीनों सवालों के जवाब मेरी तरफ से हाँ में है। वाह, कमाल है जी। तो जी, आप चाहें तो उन तीनों सवालों को एक बार मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार और दिखा दीजिए, क्योंकि दर्शकों के मन में ये उत्सुकता होगी कि आखिर वो 3 से 3 सवाल जिनमें बीजेपी ये कह रही है कि हाँ है, तो दिखा देते हैं हम एक बार और। जी जी डॉक्टर साहब बोलिए। तो एक तो बहुत स्पष्ट है, बहुत अच्छे से मैंने आपके सवाल चुने, और आपके सवालों का चयन बहुत कूटनीतिक है जी। अब हाँ से आगे मत पूछना आप। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, ठीक तो बात है। हाँ या ना में हाँ है। तो ये सवाल शुरू हो गए हैं, आप देखते रहिए, डॉक्टर साहब अपनी बात कहते रहेंगे। जी डॉक्टर साहब। जी, दूसरी बात मेरा बहुत जरूरी है। बिल्कुल, देखिए क्या होता है, माननीय कैलाश जी वहाँ गए छिंदवाड़ा, तो उन्होंने छिंदवाड़ा की बगिया में सारे फल ही देख लिए होंगे, मनोज जी जैसा बता रहे हैं। तो वो गए इसीलिए कि सारे फल पूरे बागबान को देखने गए कि वहाँ क्या स्थिति है। तो इसको भी नहीं नकारा जा सकता। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो इस कहानी की आप बात कर रहे हैं शरद जी, वो कहानी अभी कई मोड़ों से गुजरनी है। और उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा कैलाश जी ने स्वयं कहा जी कि समय से पहले कभी कुछ होता नहीं है, ना बताया जाता है जी। समय आने पर जी, आज उन्होंने बता दिया, वो सारे फल देखने गए जी, समय आने पर वो बताएंगे कि किस फल को चुनने वाले। ताजे फल की तरफ ही इशारा है सर, वो सब बोल गए सब। आप उसका कैलाश जी बोल गए, उसकी मैं क्या व्याख्या करूं। वाह, ठीक बात है, ठीक। तो मुझे लगता है कि वो बहुत मंझे हुए, बहुत वरिष्ठतम हमारे नेताओं में से राष्ट्रीय स्तर के हैं। और आप ध्यान रखिएगा सर जी
कैलाश जी वो नेता हैं जिन्हें पश्चिम बंगाल का प्रभार दिया गया था जी 2 से 72, आपको ध्यान होगा। जी हाँ जी हाँ। तो मुझे लगता है कैलाश जी बहुत अच्छे से हर मोड़ को पहचानते हैं, समय की हर चाल को समझते हैं, कब क्या करना, जो हमारी सेंट्रल लीडरशिप है उसकी ट्यूनिंग में है। और बिल्कुल मैंने आपसे हाँ कहा है कि हमारे को तो एक ही सीट पे लड़ना है। भाई हम छिंदवाड़ा नहीं जीत पाए थे जी। तो इस बार तो हम 29/29 के लिए आगे बढ़ेंगे और हम बहुत उत्साहित हैं शरद जी। चलिए मनोज जी, आपने एक बस लास्ट लाइन में कहना चाहूंगा, मोदी जी ने जो लक्ष्य दिया है कि भारतीय जनता पार्टी को हम 370 पर लाएंगे और जो हमारा गठबंधन है उसको आम तौर पे हम चाहते हैं कि मोदी जी बहुत सोच समझ के बोलते हैं, तो मुझे लगता है शनय शनय हम उसकी तरफ से बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश से तो हमको एक ही सीट एक्स्ट्रा दे दी है, तो मुझे लगता है कि हम 29 को लेंगे और आप इंतजार करिए, बहुत कुछ होगा। अब हालांकि वो सादगी से जुड़ा है, लेकिन डॉक्टर साहब की बॉडी लैंग्वेज, बीजेपी की बॉडी लैंग्वेज देखकर याद आता है वही शेर कि इस कॉन्फिडेंस पे कौन ना मर जाए खुदा। वाह सर, ये जनता देती है सर जी। जो किया गया है, जो कल मोदी जी ने बताया फ्लोर ऑफ द हाउस पे कि हमारे अचीवमेंट कैसे हैं। आप सोचिए उनने फिगर 370 कैसे चुना सर जी। बिल्कुल 70 साल में लोग बोलते गए हटेगा हटेगा, तो उनने फिगर भी 370। मनोज जी की एक क्विक रिएक्शन लेता हूं। मनोज जी, जिस तरह से रिलैक्स, कूल, काम एकदम बॉडी लैंग्वेज है बीजेपी की, मोदी जी का भाषण हमने सुना, मतलब बड़ा प्रिसाइज भी था, हमलावर भी था और एक आत्मविश्वास से भरा। मतलब मैं पहली बार देख रहा हूं कि एक प्रधानमंत्री अपनी सीट्स डिक्लेयर कर रहे हैं सदन में, बता रहे हैं कि हम 370 और 400 जा रहे हैं। कैसे देखते हैं आप? और मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा आखिरी किला है ये मध्य प्रदेश में कांग्रेस का। देखिए शरद जी, उस किले को भेदने की तो भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारियां हैं, और वो कौन सा फल होगा जिस पर हम चर्चा कर रहे थे। लेकिन जहां तक प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री के बयानों में कल बहुत ऐसी चीजें थी, परिवारवाद को लेकर भी बात थी, जिसको लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जाते रहे, लेकिन उन्होंने उस पर विराम लगाने का प्रयास भी किया और बताने की तरफ भी इशारा किया कि आखिर भारतीय जनता पार्टी किस लाए। और 370, आप देखिए धारा 370 हटी, 370 ही क्यों कहा प्रधानमंत्री ने, तो इसके पीछे देखिए आप बहुत बड़ा भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी ने निश्चित रूप से आकलन किया होगा। तो ये तमाम तरह की चीजें दिखाई दे रही, लेकिन बहुत दिलचस्प चुनाव होने वाला है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये भी कह दिया गया है कि अति आत्मविश्वास में मत रहिए। इसलिए आप देखिए कि जो प्रभारी बनाए गए हैं वो दीवार पर लिखते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। फिरोज सिद्दीकी साहब, मुश्किलें इस कदर आई कि आसान हो गई। काश ये जुमला कांग्रेस के लिए सच होता। हालांकि आप उम्मीद से भरे हुए हैं, कॉन्फिडेंस से भरे हुए हैं, लेकिन कितनी मुश्किलें हैं सर। कहीं बिहार लड़खड़ा रहा है, कहीं झारखंड में पेंचो खम है, कहीं महाराष्ट्र में भुजबल जी कह रहे हैं कि हम और चोट करेंगे, चुनाव आयोग के डिसीजंस खिलाफ जाते हैं। कैसे देखते हैं आप कि कैसे लड़ेंगे? देखिए शरद जी, ये स्पष्ट है हाँ। कि भारतीय जनता पार्टी को 272 का आंकड़ा नहीं मिल रहा। अगर मिल रहा है 370 भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, तो क्या जरूरत है नीतीश को तोड़ने की? क्या जरूरत है ईडी भेज के एक आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को परेशान करके और अपने साथ जोड़ने की? उन्होंने हाथ हथियार नहीं डाले। ठीक ऐसे ही महाराष्ट्र में क्या स्थिति, क्या ज़रूरत थी आपको कि आपको अपने सिटिंग मुख्यमंत्री को उप मुख्यमंत्री बनाना पड़ा और जो है ये 3 धड़ों में जो है अपनी मतलब जिसको कहते हैं ना भानुमति का पिटारा बनाना पड़ा? क्या ज़रूरत है आपको छिंदवाड़ा में यहाँ से वहाँ ये आ रहे हैं वो आ रहे हैं माइंड गेम देने की? यदि आप जीत रहे हैं तो जो पार्टी जीतने वाली होती है वो तो अपने लोगों को। लेकिन कहने वाले कहते हैं कि सोरेन, नीतीश या शिंदे ये सब तो बहाना है, कांग्रेस पे निशाना है। देखिए ये कहने की बातें हैं, अब कुछ तो कहना पड़ेगा, कहीं ना कहीं कुछ तो कहना पड़ेगा। इन्होंने पूरी कोशिश की झारखंड में, लेकिन क्या हुआ? हम 47 वोटों से जीती और वहाँ हमारी कोएलिशन सरकार है। अभी 12 तारीख को आने दीजिए बिहार, अभी आपको पता चल जाएगा कि बिहार में आपकी क्या स्थिति है। इनका एनडीए है कहाँ, कौन कौन से दल हैं, कहाँ कब बैठक हुई एनडीए की, मुझे भी तो नहीं पता चला कि कौन सी बैठक है। और आप वो समझ लीजिए कि कोई पार्टी अपने जो एक कैडर बेस पार्टी होने का दम भरती है, वो अपने कार्यकर्ताओं को छोड़ के दूसरे दलों के नेताओं को लाने का पूरी ताकत लगा रही। क्यों लगा रही है? क्योंकि उसको पता है कि उसके पास वोट नहीं है।
वो जो लीडरशिप है, जो कांग्रेस की जी। जमी हुई लीडरशिप है, उस लीडरशिप का इस्तेमाल करके कहीं अपने वोट को बढ़ा लिया जाए और कैसे तो भी जो नैया डावाडोल हो रही है, उस डावाडोल नैया को स्थिर रख लिया जाए। भारतीय जनता पार्टी नैया बीजेपी की डावाडोल हो रही है। बिल्कुल 272 की जो आंकड़े की ये बात कर रहे हैं, 272 नहीं आ रहा है इनके पास। जो ये बड़ा दावा कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल बड़ा दावा कर रहे हैं। मैं आपको दावा कर रहा हूं, ये हकीकत है। और मैंने जितने फैक्ट्स गिनाए वो आपको पता है। अब इनके सामने चुनौती है कि किसी तरीके से मध्य प्रदेश का जो रिजल्ट था, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हरियाणा और गुजरात, इसको किसी तरीके से समेट लिया जाए, क्योंकि साउथ इंडिया का दरवाजा तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बंद कर दिया जनता ने। नॉर्थ ईस्ट का भी दरवाजा इनका बंद हो चुका है। इस बार बंगाल में इनकी वो स्थिति नहीं रहेगी। ममता को हमने अकेले लड़ाया है चुनाव कि आप हमारे साथ अकेले लड़िए। एक लाइन और, ममता बनर्जी को हम कह रहे हैं, कांग्रेस कह रही है कि आप जो है हमारे साथ सीट शेयरिंग में नहीं लड़िए, क्योंकि पक्ष भी हम है, पक्ष और विपक्ष एक हो जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी को तो सीधा स्पेस मिल जाएगा। तो अभी आप देखे जाइए क्या क्या होने वाला है। जी डॉक्टर हितेश वाजपेयी, आप कुछ कहना थे? कुछ सेकंड जी। मैं बहुत देखिए क्या है, वो एक कहावत है ना कि घर में नहीं है दाने और अम्मा चली बुनाने। जी वोट किसके पास है सर? आप बार बार ये कहो बीजेपी के पास वोट नहीं है तो ये तो शायद ज्यादा हो जाएगा शरद जी। अभी अभी चुनाव हुए हैं, आपको मालूम है किसको कितने वोट मिले हैं। तो ऐसे देखिए तथ्यात्मक बात करना चाहिए। आप लड़िए, आपका हौसला बुलंद रहे, हमारी शुभकामनाएं। ठीक बात। लेकिन देखो ये तो मत कहो हमारे पास वोट नहीं है ये तो कठिन हो जाएगा। आपने नीतीश जी का उदाहरण दिया, भाई नीतीश जी और भाजपा गठबंधन में लड़कर वोट लेके आए थे, इसमें कोई दो मत थोड़ी ना। आप थोड़ी ना उनके साथ चुनाव लड़े थे, तो वहां तो सरकार धोखे से आपने बना ली थी, हमने नहीं बनाई थी धोखे से। तो इसीलिए थोड़ा सा आप गुमराह नहीं करिए। यथार्थ के पटल पर रहेंगे तो आपको ये न्याय यात्रा नहीं निकालनी पड़ेगी। मैं न्याय यात्रा की तरफ ही आता हूँ। जय जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी 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 जी। जय जी, न्याय यात्रा पर निकले हैं राहुल गांधी जी। सोनिया जी की तबीयत नासाज है, तो अब एक्टिव पॉलिटिक्स में जैसा उनका एक पहले इन्वॉल्वमेंट होता था वो नहीं है। अहमद पटेल जैसे धुरंधर और बिल्कुल डिवोटेड पॉलिटिशियन है नहीं। जयराम रमेश हैं आपके पास, दक्षिण भारत के एक दो और राजनेता हैं। यानी ये समय रणनीति बनाने का जिस समय है, उस समय कांग्रेस यात्रा पर निकली हुई है। दिल्ली में चलिए राहुल जी निकले तो दिल्ली में कौन रणनीति बना रहा है? बीजेपी इन्हीं तमाम चीज़ों का फायदा उठाती है। सदन में भी हम देख रहे हैं कि कांग्रेस की बेंच जिस तरह से उसकी आवाज़ गूंजती रही कभी, वो नज़र नहीं आ रही। क्या ये चीज़ें भी जनता पर प्रभाव नहीं डालती होंगी? जी शरद जी, निश्चित रूप से इस समय कांग्रेस बहुत खराब, अपने सबसे खराब स्थिति दौर से गुजर रही है और एक गहरी निराशा है। और मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग चुनाव लड़ने से ही बच रहे हैं। हाँ, लेकिन ये बात सही है कि मैं इसको उस रूप में देखता हूँ कि किसी शहर में जो बहुत जर्जर बिल्डिंग होता है, वो जब पूरी तरह जमींदोज हो जाए उसके बाद ही पुनर्निर्माण की वहां पे उम्मीदें जगती है। कांग्रेस की हालत में उसी जर्जर भवन की समान देख रहा हूँ। इसको अपना पूरा नया एजेंडा तय करना पड़ेगा, अपनी नई लाइन तय करनी पड़ेगी। ये और क्या होगा, ये नया एजेंडा क्या हो सकता है जय जी? क्या कुछ आप इस पे सोचते हैं? तो क्या नटशेल में क्या सामने आता है कि बीजेपी जो इस समय हिस्टोरिकली हाइट पर है, उससे आप कैसे लड़ोगे? निश्चित रूप से देखिए मुझे लगता है कि इस समय कांग्रेस बड़ी भ्रम की स्थिति में है। कभी वो बीजेपी यदि राम की बात करती है तो वो हनुमान की बात करती है। आप तटस्थ होकर के आप अपने एजेंडे पे रहिए। आप बोलिए कि हम धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, हम कोई ना हनुमान चालीसा करेंगे ना कुछ करेंगे, हम डेवलपमेंट की बात करेंगे, युवाओं की बात करेंगे और हम ये मुफ्तखोरी की योजनाओं को बंद करेंगे। हो सकता है कि एक बार आपको झटका लगे। अब जो जितनी खराब स्थिति में आप आ गए हैं, इससे ज्यादा और क्या बुरी स्थिति होगी। तो मुझे लगता है कांग्रेस के लिए एक अवसर भी है अपने आप को पूरी तरह से नए तरीके से परिभाषित करने का और नई चुनौती को एक अवसर के रूप में बदलने का। लेकिन कांग्रेस को के साथ में फिरोज सिद्दीकी साहब, मैं आता हूं जय जी, आता हूं। फिरोज सिद्दीकी, ना माया मिली ना राम, जय नागला जी कुछ इस तरफ इशारा कर रहे हैं। देखिए, ना माया मिली ना राम का सवाल ही नहीं है। राम जो है वो आस्था है वो लोगों की, राजनीति का प्रतीक नहीं है। एक बात। दूसरी बात, ये जो चुनाव हुए, इन चुनाव में 10 लाख वोट तो नेशनल स्तर पे कांग्रेस पार्टी को ज्यादा मिले। अच्छा चलिए अब इसी को खत्म करते हैं हम। अगर आप हूबहू जो विधानसभा में चुनाव हुए हैं उसी वैसा का वैसा ही वोट पड़ जाए तो 7 सीटें मध्य प्रदेश में कांग्रेस जीतेगी, राजस्थान में हम 11 जीतेंगे जहां 0 थी, और छत्तीसगढ़ में 4 जीतेंगे।
और तेलंगाना में जो है वो हमारी सीटें बढ़ के जो है 12-13 के आसपास आ जाएगी। तो जी। कांग्रेस खत्म कैसे हो रही है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कांग्रेस खत्म कैसे हो रही है। अगर हम इन 3 राज्यों के चुनाव का परिणाम हूबहू ही पलटा दें, बिल्कुल आप वैसी के वैसे कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज जो है उसका आकलन कर लें, और 10 लाख वोट भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा मिल गए। बल्कि ये कहिए कि साउथ इंडिया से भारतीय जनता पार्टी साफ हो गई, जहां 130 सीटें हैं। नॉर्थ ईस्ट में नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भारतीय जनता पार्टी साफ हो गई। अब इनके बचे 4-5 राज्य। एक चीज और, अरे नहीं सुन लीजिए। अब क्या होता है कभी 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 क्या होता है, शरद जी कह रहे तब तो जनता की तो सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए। शरद जी, जय नागड़ा जी ने बहुत अच्छे से बताया कि कांग्रेस कैसे खड़े हो सकती है। कांग्रेस की स्थिति भी बताई। मैं जय जी के शब्दों को नहीं ले रहा हूँ, सम्मान रख रहा हूँ, और राजनीति मैं लूंगा तो ठीक नहीं लगेगा। लेकिन इसके बाद भी सोचिए, रियलाइजेशन नहीं है कांग्रेस को। उसके बाद भी उनको लगता नहीं हम तो बहुत पहलवान हैं, हम तो बोल लीजिए फिरोज सिद्दीकी साहब, बोल लीजिए। तो अब इसमें क्या करें? अच्छा बताओ। देखिए, मैंने फैक्ट्स पे बात की है, कोई मेरे फैक्ट्स को झुटला के बता दे। जय जी क्या बिना अनफैक्टफुल बोल रहे हैं? मैंने अनफैक्टफुल बोला, मैंने तो कहा ही नहीं कि जय नागड़ा जी अनफैक्टफुल बोल रहे हैं। दोनों सही हो, आप भी सही हो। मैंने तो कहा नहीं ना, हम ही आपको बर्बाद कर रहा है। मुझे तो ये बताइए ना, यथार्थ पर आइए। अरे भाई, आप जो है, आपका एजेंडा क्या है बताइए। बैतूल के बाद भारतीय जनता पार्टी साफ हो गई। बैतूल के बाद भारतीय जनता पार्टी का पता ही नहीं है नीचे कन्याकुमारी तक। दर्शक भी हंस रहे होंगे। अरे आपकी ये स्थिति होने वाली है, आप ये समझ लीजिए। और जो अभी इतने चलिए और एक चीज बोलूंगा, चलिए मोदी जी के पास अर्थव्यवस्था का जवाब है, एक नई योजना नहीं ला पाए। 5 इकोनॉमी में एक है दुनिया की, उनके बोलते जवाब नहीं है। हम तो सब बात तीसरे वाइंड अप करूंगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया फिरोज सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया। निश्चित तौर पर ये चुनौती गहरी है कांग्रेस के सामने कि आपको चुनना तो पड़ेगा। आप राम को चुनेंगे कि आप माया को चुनेंगे, यानी इश्यूज को चुनेंगे। जय जी का ये कहना काफ़ी ठीक है। आप अपने मूल चरित्र से मेल खाते हुए सब्जेक्ट्स को चुनिए और उनको जनता के बीच लेकर जाइए, जैसा बीजेपी ने किया। बीजेपी ने अपने एजेंडा से दाएं बाएं होने की कोशिश कभी नहीं की, उस समय भी नहीं जब चुनावी राजनीति में उसको बहुत चोट पड़ती थी। लेकिन फिर भी उसने धर्मनिरपेक्षता, 370, कश्मीर, ट्रिपल तलाक, इन सारे इश्यूज पर अपना एक फर्म स्टैंड रखा। भले ही वो क्वेश्चनेबल रहा और ये माना गया कि सो कॉल्ड सेक्युलर इंडिया इसे स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन बीजेपी उस पर दृढ़ रही। इसीलिए कहा भी जाता है कि आप अपने मूल पिंड को ध्यान में रखकर आगे बढ़ें। पता नहीं क्या ये कांग्रेस का सच होगा, ये कांग्रेस को ही तय करना है। बहुत शुक्रिया फिरोज सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर तेज पाटिल, बहुत शुक्रिया मनोज जी, बहुत धन्यवाद करूंगा जय नागड़ा जी का। बने रहिए बंसल न्यूज़ पर।